संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारतवर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत् प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की जय श्री महाकाल। पिछले भाग में आपने देखा कि विक्रमादित्य के दरबार में एक मूर्तिकार 3 मूर्तियों में स्थित मानव स्वभाव की विशेषताओं को बताने के लिए पूरे राज्य के नवरत्नों और विद्वानों को चुनौती देता है, किंतु कोई भी नहीं बता पाता है। तब महाराज विक्रमादित्य महामंत्री को आदेश देते हैं कि 5 दिन में मूर्ति में स्थित मानव स्वभाव की विशेषताओं का पता लगाएं, नहीं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। उदास से मंत्री घर जाते हैं, अपनी भार्या सुमति को सब कुछ बताते हैं। सुमति उन्हें धीरज रखने और स्वयं भी प्रयास करने का आश्वासन देती है। इसी बीच सुमति की सखी मंगला अचानक संदेहास्पद तरीके से रात को सुमति के घर आ जाती है। ऐसा कहते हैं ना, ताला बना है तो कुंजी भी साथ ही बन जाती है, और जब समस्या जन्म लेती है तो उसका समाधान भी साथ में जन्म लेता है। तो देखते हैं आगे। वैसे एक बात पर आपने ध्यान दिया, मूर्तिकार ने महाराज विक्रमादित्य को इस चुनौती से जानबूझकर अलग रखा था, क्योंकि महाराज की योग्यता पर उसे कोई संदेह था ही नहीं। फिर महाराज ने भी सोचा, चलो इसी बहाने हमारे राज्य के नवरत्नों और अन्य विद्वानों की भी परीक्षा हो जाएगी। कल रात से भी तुमने कोई प्रश्न नहीं किया। तुम्हारे मन में भी मेरे बारे में कई विचार उत्पन्न हो रहे होंगे। जब माता जी ने भी तुमसे पूछा होगा, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। कलेवा कर लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया है, कुछ खा लो। क्या हुआ था? क्या बताऊं सखी, मेरी ननंद विशाखा ससुराल में मेरी बहन के जैसी हो गई थी। वो मुझसे सुख दुख की बातें किया करती थी। उसकी सगाई पक्की हो गई थी। विवाह में 3 माह का समय था, किंतु उसका होने वाला वर छुप छुप के रात को उससे मिलने आया करता था। एक रात्रि जब मैं पानी पीने उठी तो मैंने देखा मेरी ननंद दबे पांव घर के पीछे, जहाँ जानवरों के लिए चारे और भूसे का भंडार है, वहां जा रही है। मैंने उसका पीछा किया और देखा उसका होने वाला वर उसकी वहीं प्रतीक्षा कर रहा है। कुछ अनर्थ हो इससे पहले मैं वहां पहुंच गई। मुझे देखकर दोनों झेप गए। लड़का तुरंत जाने को हुआ। मैंने उसे रोका, प्रेम से समझाया और विवाह तक ना मिलने का वचन लिया। और दूसरे दिन एकांत में अवसर देखकर मैंने अपने पूर्व प्रेम प्रसंग का उदाहरण देकर विशाखा को समझाया, जो कि तुम भी तो जानती हो। हाँ। कि किस तरह मेरी छोटी सी भूल ने मुझे आत्महत्या करने पर विवश कर दिया। ये प्रसंग मेरे ससुराल वालों को ज्ञात नहीं था। दूसरे दिन विशाखा ने मेरे पति और मेरे सास ससुर को मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में बता दिया।
और मेरे पति ने मेरा परित्याग कर दिया। मुझे कुछ नहीं सूझा कि मैं कहाँ जाऊं। फिर मुझे तुम्हारी याद आई। तुम ही मेरी एकमात्र सखी हो जिससे मैं अपना सब कुछ बांट सकती हूँ। सो मैं यहाँ चली आई। ये तुमने बिल्कुल ठीक किया कि तुम यहाँ चली आई। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। धैर्य रखो। धन्यवाद सखी, धन्यवाद जो तुमने आत्महत्या नहीं की और तुम सीधे यहाँ चली आई। शीघ्र ही तुम्हारी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तुम्हारी समस्या का भी? अर्थात मैं कुछ समझी नहीं। कहीं तुम और तुम्हारा परिवार किसी समस्या में तो नहीं? और मैं अपनी एक और समस्या लेकर तुम्हारे पास आ पहुंची और तुम धन्यवाद क्यों दे रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सखी। तुम्हें कुछ समझने की आवश्यकता भी नहीं है मेरी प्रिय सखी। और तुमने मेरी समस्या बढ़ाई नहीं, अपितु संभवतः उसका समाधान ही किया है। बस मुझे चिंता है तो तुम्हारी समस्या के समाधान की, किंतु मैं जानती हूँ वो भी शीघ्र हो जाएगा। बस हमें थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। चलिए एक पहेली तो सुलझी कि आखिर मंगला की क्या कहानी थी। क्यों वो मंत्री जी के घर अपनी सखी सुमति के घर आई थी। किंतु मंगला की कहानी से मूल कहानी का क्या संबंध, पता नहीं लेखक क्या चाह रहा है। क्योंकि मंत्री जी की समस्या तीनों मूर्तियों में छुपे रहस्य का पता तो अभी तक नहीं लग पाया। सुमति भी अब मंगला की ओर से पूरी तरह से मुक्त है। तो क्या महामंत्री जी रहस्य का पता लगा पाएंगे या महामंत्री को अपने पद से हाथ धोना पड़ेगा? क्या महाराज को निराश होना पड़ेगा? क्या शिल्पकार बिना उत्तर लिए लौट जाएगा? देखते हैं भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है। क्या हुआ, कुछ पता चला? नहीं। और तुम्हें कुछ पता चला? किस बारे में? मंगला के बारे में। ओह हाँ, मंगला। उसके लिए मुझे आपके मंत्री पद की आवश्यकता होगी। मंत्री पद रहेगा तब ना। पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा है। क्यों नहीं रहेगा? ईश्वर भी कभी कभी बड़े विचित्र खेल खेलता है। कब, कहाँ, किससे और किसके द्वारा सहायता करनी है ये मनुष्य सोच भी नहीं पाता और ईश्वर को कोसता है। यहां जीवन मरण पर बनी हुई है और तुम मुझे अध्यात्म का व्याकरण समझा रही हो। वो भी समझना है मंत्री पद जाने के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करने पर। सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहती हो, क्योंकि मैं और मेरा मस्तिष्क कुछ भी समझने की स्थिति में नहीं है। महामंत्री जी, ठीक है, आप भोजन ग्रहण करें, क्योंकि सुबह से आपने सिवाय जल के और कुछ भी नहीं लिया है। मुझे भूख नहीं है, तुम और मंगला खा लो। यदि आपकी समस्या का समाधान हो गया हो तब भी नहीं? अर्थात वही जो आप सुनना और समझना नहीं चाह रहे। अर्थात? जी हाँ, अर्थात आपने बिना देखे मानव चरित्र की उन विशेषताओं का पता लगा लिया जो बड़े बड़े विद्वान और नवरत्न भी पता नहीं लगा सके। सब ईश्वर की कृपा है। पहले आप भोजन कीजिए, फिर मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। ठीक है, लाओ भोजन परोस दो।
महामंत्री को सुन के मन की बात, बोलो महाकाल की जय। खिल गयो मुखड़ो महामंत्री को सुन के मन की बात, बीतियो कठिन समय ने टल की ज्योति सर पे घात, बीती सर की घात दे दी बुरा समय के मात, आशा को सूरज उग्यो बीती काली रात, बोलो महाकाल की जय। लो, हो गया भोजन। अब तो बता दो। बताऊंगी तो महाराज और मूर्तिकार के सामने ही। आपको तो बस तांबे की एक लचीली शलाखा की व्यवस्था करनी होगी। ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी, किंतु तुम ही क्यों बताना चाहती हो? इससे 2 संदेश महाराज, मूर्तिकार और बाकी अन्य लोगों तक पहुंचेगा। पहला ये कि महाराज विक्रमादित्य के राज्य में पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी विद्वान हैं। और दूसरा? दूसरा ये कि महामंत्री जी आप स्त्रियों का समान अधिकार और सम्मान करते हैं। इससे आपका मान सम्मान और बढ़ जाएगा और आपके इस व्यवहार से अन्य लोगों तक ये संदेश पहुंचेगा कि हमें भी इसी तरह स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। यथा नाम तथा गुण। तुम सुमति जी हो, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब इतने बड़े राज्य के महामंत्री की अर्धांगिनी हूं, इतनी बुद्धिमान तो उसे होना ही चाहिए। प्रणाम महाराज। आइए महामंत्री जी, आइए। कहिए, क्या शुभ समाचार लाए हैं आप? क्षमा करें महाराज, किंतु मैं उस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका हूं। ये आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? आपने तो कहा था कि महाराज आप चिंता ना कीजिए। कल भरी सभा में सारे रहस्य उद्घाटित किए जाएंगे, फिर आज ये विनोद कैसा? महाराज, मैं विनोद नहीं कर रहा हूं। नहीं, कल संध्या को जो मैंने आपसे कहा था वो अनुचित था। आप क्या कह रहे हैं? हमारे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है महामंत्री जी। यदि कल आपने जो कहा था वो भी सत्य है, तो फिर आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप उन रहस्यों का पता लगाने में असमर्थ हैं? क्योंकि महाराज, मैं चाहता हूं कि इस रहस्य से जिसने पर्दा हटाया है उसे ही इसका श्रेय जाना चाहिए। और कौन है वो? महाराज, आपको यह जानकर बहुत ही प्रसन्नता होगी कि वो और कोई नहीं, हमारे ही राज्य की एक बुद्धिमान महिला है और उसका नाम है सुमति। मैं सुमति जी से आग्रह करूंगा कि वे यहां आएं और मूर्तियों में छुपे गूढ़ रहस्य को हमारे सामने उजागर करें और उनका मूल्यांकन करें। प्रणाम महाराज। आप तो महामंत्री जी की भार्या है ना? जी महाराज, मैं इन्हीं की भार्या हूँ। ये तो हमारे लिए और संपूर्ण राज्य के लिए बड़े गौरव और हर्ष की बात है कि हमारे राज्य में आप जैसी विदुषी महिलाएं उपस्थित हैं। आइए और मूर्तिकार को उन तीनों मूर्तियों का रहस्य और उनका मूल्य बताइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, इस मूर्ति का दाम 2 कौड़ी भी नहीं है। इस तरह के व्यक्ति लापरवाह होते हैं। वे एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। सत्य वचन महाराज, सुमति जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
महाराज, इस मूर्ति का मूल्य सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं से अधिक नहीं है। इस तरह के व्यक्ति पर आप पूर्णतः विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि ये बात सुन तो लेते हैं पर अधिक समय तक बात को गुप्त नहीं रख सकते। समय आने पर प्रकट कर सकते हैं। अद्भुत, एकदम सटीक व्याख्या की है आपने, किंतु इसमें मूर्तिकार की स्वीकृति की भी आवश्यकता है। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। सुमति जी ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। महाराज, इस मूर्ति का मूल्य 25 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस तरह के मनुष्य अति विश्वास पात्र होते हैं। यदि इन्हें कोई बात गुप्त रखने को कहा जाए तब भी, और ना रखने को कहा जाए तब भी, ये मृत्यु पर्यंत अपने पेट में ही बात रखते हैं, अर्थात बात को गुप्त ही रखते हैं। अद्भुत, आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। क्या कहते हैं मूर्तिकार, आप इनके उत्तर से संतुष्ट हैं? पूर्णतः संतुष्ट हूं महाराज। धन्य हैं आप और आपकी प्रजा। मैंने तो केवल नवरत्नों और विद्वानों के विषय में ही सुना था। मैं संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं अपितु विश्व भर में आवागमन करता हूं, किंतु नारी शक्ति में इतनी विद्वत्ता प्रथम बार दृष्टिगोचर हो रही है। धन्य है, धन्य है। आप सत्य कह रहे हैं, ये बात हमें भी आज ही ज्ञात हुई है, किंतु इसका श्रेय आपको और महामंत्री जी को जाता है। यदि आप इतनी विशेष मूर्तियां नहीं लाते और हम मंत्री जी को चेतावनी ना देते तो कदाचित हमें भी बात पता ना चलती। ये तो आपकी महानता है महाराज। महामंत्री जी। जी महाराज। मूर्तिकार को मूर्तियों के मूल्य के अतिरिक्त 50 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हमारी ओर से दी जाएं। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। मंत्री जी, आपके लिए भी एक आदेश है। जी महाराज। जैसा कि हमने कहा था कि यदि आप मूर्तियों के रहस्यों का पता नहीं लगा पाए तो आपको महामंत्री के पद से पदच्युत किया जाएगा। कहा था या नहीं? जी महाराज, आपने कहा था। तो ठीक है। वैसे भी आपने इस समस्या का समाधान नहीं किया है, आपकी भार्या ने किया है। तो हमारे आदेश अनुसार आपको महामंत्री पद से पदच्युत किया जाता है और आपके स्थान पर आपकी भार्या को महामंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है। और पूर्व महामंत्री सुमेरु जी आपको स्त्रियों का सम्मान करने और उन्हें अपने समकक्ष मानने के कारण, जैसा कि आपने अपनी भार्या के साथ किया है, आज हम एक और पद की घोषणा करते हैं और आज से आप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए जाते हैं। जो आज्ञा महाराज। अंत भला तो सब भला। समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि व्यक्ति धैर्यवान हो, बुद्धिमान हो तो समाधान निश्चित मिलता है, जैसा कि सुमति ने किया। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी कहानी में मंगला के प्रकरण का क्या औचित्य, सोच रहे हैं ना? मैंने भी सोचा तो निष्कर्ष निकला कि सुमति के लिए मंगला की कहानी ही वो निर्णायक मोड़ था जिसने महामंत्री को प्रधानमंत्री और सुमति को महामंत्री बनाया। कैसी लगी आपको ये हमारी कहानी? इसी तरह की लोक कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहें महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ स्वराज संस्थान का YouTube चैनल भारत विक्रम। नमस्कार। जय श्री महाकाल। जय महाराज वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक
सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। महाकाल हर सिद्धि भैरव उपासक चकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की। मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की।